स्पेशली अल्कोहल और स्मोकिंग, इसकी वजह से अर्ली एज में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें एक गांठ मिलती है और ये गांठ काफ़ी हार्ड होती है। ज़्यादातर केसेस में आपको ये गांठ ब्रेस्ट में ही मिलती है। कुछ लोगों को यहाँ एक्जिला में मतलब बगल में गांठ मिलती है। निपल से डिस्चार्ज आएगा। कैसा डिस्चार्ज आएगा? ज़्यादातर केसेस में आपको ब्लडी डिस्चार्ज मिलेगा रेड कलर का। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में फीमेल्स काम करती हैं, ब्रेक टाइम में बाहर आके क्या करती हैं? सब स्मोक कर रही होती हैं। फैक्टर बनाया जा सकता है जो पुरुष घर में स्मोक करते हैं, उसके थ्रू उस स्मोक के थ्रू महिला को अगर हो जाए। तो 3 चीज़, सबसे पहले आपने दवाई चढ़ाई कीमोथेरेपी, उसके बाद आपने सर्जरी किया, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, ब्रेस्ट पूरा निकाल दिया, एक्जिला के जो लिम्फ नोड हैं उनको भी निकाल दिया और सर्जरी के बाद दोबारा ना हो जाए इसलिए रेडियोथेरेपी भी देते हैं। क्या इसका ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन के हो सकता है? क्योंकि ऑपरेशन से तो लोग डरते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नमस्कार, इस वक्त डॉक्टर प्रीतेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ 18 पर और ये चर्चा महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर। जब से बॉलीवुड की अभिनेत्री हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर का 3rd स्टेज पता चला है, तब से महिलाएं बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। महिलाओं में ये चर्चा सबसे ज़्यादा हो चुकी है कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर है क्या? क्या ये हमें भी हो सकता है? तो आइए जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इससे बचने के लिए, अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी होते हैं। तो ये दोनों लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। डॉक्टर साहब, मैं आंकड़े देख रहा था तो 2022 के सबसे ज़्यादा अभी एक्यूरेट अभी यही मिल रहे थे। 2022 में 2,16,108 केसेस थे जो ब्रेस्ट कैंसर के ही थे। उसमें कुछ डेथ भी हुई और अगर ऐसे देखा जा रहा है तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 4 महिलाओं की डेथ के केस हो रहे हैं इसमें। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये ब्रेस्ट कैंसर है क्या और उसके बारे में थोड़ा-सा समझाएँ। देखिए, सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है फीमेल्स में। फीमेल में सबसे ज़्यादा कॉमन मैलिग्नेंसीज़ में होती है ब्रेस्ट कैंसर और ज़्यादातर ये कौन-सी फीमेल्स में होती है? जो फीमेल्स हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलॉन्ग करती हैं। मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास। अब इसको पहचानना कैसे है? सबसे पहले इसमें ज़्यादातर फीमेल्स में लंप होता है, लंप का मतलब होता है गाँठ। अगर वो अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करें, रेगुलरली ऐसा बोला जाता है कि हर फीमेल को 1 महीने में 1 बार कम से कम ब्रेस्ट का सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए। और जब वो खुद से अपना एक ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन करेंगी तो उसमें एक गाँठ मिलती है और ये गाँठ काफ़ी हार्ड होती है। ज़्यादातर केसेज़ में आपको ये गाँठ ब्रेस्ट में ही मिलती है, कुछ लोगों को यहाँ एक्जिला में मतलब बगल में गाँठ मिलती है। हुँ, दूसरा सिम्पटम इसका होता है कि निपल से डिस्चार्ज आएगा। हुँ, कैसा डिस्चार्ज आएगा? ज़्यादातर केसेज़ में आपको ब्लडी डिस्चार्ज मिलेगा रेड कलर का और कुछ पेशेंट में आपको सीरस डिस्चार्ज जैसा पानी नहीं होता, हुँ, पानी हुँ, जैसा हल्का-हल्का डिस्चार्ज निकलेगा, ठीक? हुँ, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी आपको ब्लडी या सीरस डिस्चार्ज मिले, हमेशा वो कैंसर ही होगा, नहीं। ज़्यादातर केसेज़ में वो बिनाइन होगा, लेकिन अगर ये है, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। हुँ, तो करना क्या है? अगर आपको गाँठ मिले ब्रेस्ट में, पहली चीज़ या आपको एक्जिला में गाँठ मिले या आपको निपल से डिस्चार्ज हो, कैसा? रेड कलर का या ब्लडी या सीरस निपल डिस्चार्ज है या निपल रिट्रैक्ट हो गया मतलब अंदर की तरफ चला गया, दूसरा ठीक लग रहा है, हुँ, एक अंदर की तरफ चला गया या निपल में अल्सरेशन हो गया है हुँ, या उसका डेविएशन हो गया, दोनों निपल का लेवल ठीक नहीं है। हुँ, ये अर्ली फीचर्स हैं। हुँ, कुछ पेशेंट में जैसे-जैसे लंप या गाँठ का साइज़ जैसे बड़ा होगा, तो आप देखेंगे क्या कि ब्रेस्ट का शेप बदलना शुरू हो जाएगा हुँ, और दोनों ब्रेस्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। हुँ, तो मतलब क्या-क्या होगा? ब्रेस्ट का शेप बदल जाएगा, दोनों ब्रेस्ट की सिमेट्री चली जाएगी, निपल के सारे चेंजेस। इसके बाद वाली स्टेज में आप देखेंगे कि जो ब्रेस्ट की स्किन है, उसमें इडीमा होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्यू डी ऑरेंज। हुँ, ऑरेंज जैसा ऑरेंज का आप देखेंगे जो संतरे का ऊपर का चिकना छिलका होता है, हल्का। हाँ, वैसा ही आपको यहाँ थोड़ा कहीं इडीमा मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, कहीं डिप्रेशन मिलेगा। हुँ, ये फेजेज़ होते हैं। कुछ पेशेंट अगर इस स्टेज में भी नहीं आती, तो लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं हम लोग मेटास्टेसिस, उस स्टेज में आती हैं। और ये कहाँ फैलता है सबसे पहले? सबसे पहले आपकी हड्डियों में जाता है, बोन्स में। और अगर बोन में जाएगा तो पेशेंट को बैकएक शुरू शुरू हो जाता है, मतलब पीठ का दर्द शुरू हो जाएगा। हुँ, अगर ये ब्रेन में गया तो पेशेंट को हेडेक शुरू हो जाएगा, हुँ, सिर में दर्द। लिवर में गया तो जॉन्डिस शुरू हो जाएगा। हुँ, अगर साँस लेने में दिक्कत हो रही है इसका मतलब ये
लंग्स में फैल चुका है। हम्म, ठीक? अब करना क्या है इसमें? अगर इसमें से आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन होता है, गाँठ है, डिस्चार्ज है, आपको लग रहा है कि आपका निपल का शेप गड़बड़ है, यहाँ अल्सर हो गया, तो आपको जल्दी से जल्दी दिखाना है किसी क्लिनिशियन को या सर्जन को। मैं ठीक? एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप हेडेक बता रहे हैं, बोन का मतलब बैक पेन बता रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो ये भी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है महिलाओं में। सब आज के समय में नहीं, महिलाओं में हाँ, तो ये और भी कॉमन ज़्यादा कॉमन है ये। हाँ, लेकिन ये चेंज के साथ मान लीजिए अच्छा, किसी हाँ। फीमेल में, किसी हुँ, महिला में ब्रेस्ट में गाँठ है, हुँ, उसके निपल में भी चेंज है, हुँ, उसके बाद ये वाली स्टेज हो गई। हुँ, कुछ पेशेंट में उनका वज़न घटना शुरू हो जाएगा, हुँ, दुबली-पतली हो जाएँगी। हुँ, तो ऐसा नहीं कि हेडेक मेटास्टेसिस का हुँ, मैनिफेस्टेशन है। अगर सबसे पहले आपके ब्रेस्ट में गाँठ है, लंबे समय से आप अवॉइड कर रही हैं, आपका वज़न तेज़ी से घटना शुरू हो गया, उसके बाद आपको साँस लेने में दिक्कत हो रही है, पीठ में दर्द है, हेडेक है, तब ये मेटास्टेसिस का मैनिफेस्टेशन है। हुँ, अदरवाइज़ रेगुलरली अगर आपको हेडेक हो रहा है या बैकएक हो रहा है, ये तो पोस्चरल एब्नॉर्मैलिटी की वजह से भी हो सकता है। हुँ, ठीक? तो इम्पोर्टेंट उम्र आपकी 40 से ऊपर है हुँ, और ये सारे मैनिफेस्टेशन है ब्रेस्ट में, उसके बाद ये अगर सिम्पटम्स हैं आपको, तो आपको क्या करना है, आपको क्लिनिशियन या सर्जन को तुरंत दिखाना है। दूसरा, हुँ, मान लीजिए आपको ये सब सिम्पटम नहीं भी हैं, आज के टाइम में रिकमेंडेशन है कि कोई भी वर्ल्ड की फीमेल जिसकी उम्र 45 साल है, उस फीमेल को मैमोग्राफी कराना चाहिए, क्योंकि मैमोग्राफी स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन है ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। तो ब्रेस्ट में आपके कोई भी चेंज जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हुँ। लेकिन आप मैमोग्राफी अगर कराएँगी तो आपको पता चल जाएगा। जी, और क्या मैमोग्राफ़ी में होता क्या है ऐसा? मैमोग्राफी का मतलब है एक्स-रे ऑफ ब्रेस्ट। हुँ, जैसे छाती का एक्स-रे होता है, हुँ, वो चेस्ट एक्स-रे है, हुँ, ऐसे ही मान लीजिए कि ब्रेस्ट का एक्स-रे होता है। हुँ, और ये हर फीमेल को कराना चाहिए। किस उम्र में स्टार्ट हो जाना चाहिए? 45 साल, हर फीमेल को। हुँ। और ये 45 साल में आपने स्टार्ट करवाया और उसके बाद हर साल आपको कराना है। बहुत महँगी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, 1500 या ₹1200 में इन्वेस्टिगेशन हो तो जाती ये तो है। एक ही सरकारी दिन अस्पतालों और इन सब में भी चीज़ होनी। सरकारी अस्पताल में फ्री है, सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर ये फ्री इन्वेस्टिगेशन है, हुँ। ठीक? और आप अगर कहीं जाएँगे सर्जन को दिखाने तो वो खुद ही रिकमेंड कर देगा कि आपकी उम्र 45 साल है, आपको मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए। अच्छा, आप दूसरा ऐज का एक एक सेकंड सर, आप ऐज हाँ, का फैक्टर बता रहे हैं। मैं मेरा ये सवाल हाँ, भी था कि ऐज मैटर करता है। लेकिन अगर हिना खान को देखें जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, हाँ, उनकी 36 साल की उम्र है। वो बिल्कुल। पहले हो गई। आजकल ये केसेस हैं कि जो यंग लड़कियों में भी ये केसेस आते जा रहे हैं। तो ये हाँ। तो चीज़ें वो कर रही हैं ना, कन्फ्यूज़िंग कर अब रही आपने क्या चेंज देखा होगा फीमेल्स में अपने आस-पास दिल्ली में या मुंबई में ऑब्ज़र्व करिए। हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में फीमेल्स काम करती हैं, ब्रेक टाइम में बाहर आके क्या करती हैं? सब स्मोक कर रही होती हैं। हुँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हुँ, एक क्वाइट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फीमेल्स। हुँ, अगर आप 5 साल पहले ही सिनेरियो देखें, ज़्यादातर फीमेल्स हमारे आस-पास स्मोक नहीं करती थी। हुँ, आजकल आप कहीं भी देखें, मेल्स के साथ फीमेल्स ने भी स्मोक करना शुरू कर दिया है। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? पहला, हाई फैट डाइट, हुँ, फैट का कंज़म्पशन ज़्यादा। दूसरा, अल्कोहल का कंज़म्पशन। तीसरा, स्मोकिंग। तो हुँ, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। यूजुअली अगर एक फीमेल में ये सब रिस्क फैक्टर नहीं है, हुँ, तो 40, 45, 50 साल के बाद मैलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ेगा, हुँ, कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। हुँ, लेकिन अगर आपके अंदर ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, स्पेशली अल्कोहल और स्मोकिंग, इसकी वजह से अर्ली एज में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हुँ, पहला फैक्टर ये है। हुँ, दूसरा, अगर आपके परिवार में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, हुँ, किस तरफ? आपकी मम्मी की साइड में, जैसे आपकी मदर को, हुँ, आपकी सिस्टर को हुँ, या आपकी मौसी को, हुँ, किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो ऐसे केसेज़ में जो पेशेंट है उसमें ब्रेस्ट कैंसर की होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हुँ। तीसरा, इसमें मतलब म्यूटेशन जेनेटिक भी हो जेनेटिक हाँ, थोड़ा-सा। येस, बिल्कुल सही। जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में, परिवार में मदर को, आपकी मौसी को, आपकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है, आपको फ्रीक्वेंटली इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाना है। आप क्लिनिशियन से मिलिए, वो आपको एग्ज़ैक्ट इंटरवल बता देगा कि इतने-इतने ड्यूरेशन पे आपको मैमोग्राफी कराना है कि एमआरआई कराना है। हुँ, इसके साथ एक और फैक्टर, हुँ, जो फीमेल्स की शादी जल्दी नहीं होती हुँ, और जिनके बच्चे जल्दी नहीं होते, हुँ, या जो फीमेल्स बच्चे होने के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, उसको बोलते हैं हम, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट में पीरियड जल्दी शुरू हो गया, हुँ, अर्ली मीना, हुँ, लास्ट तक लेट मीनोपॉज़, मीनोपॉज़ की उम्र काफ़ी है, उसने शादी नहीं की, उसके बच्चे नहीं हैं, इसको बोलते हैं नलीपैरस। हुँ, ऐसी फीमेल्स में बॉडी में ईस्ट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है और ऐसी फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होगा। किसी फीमेल के बच्चे हैं और उसने लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराया है,
तो ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है हिस्ट्री ब्रेस्ट फीडिंग का, इट इज प्रोटेक्टिव। तो आजकल की फीमेल्स में ज्यादा क्यों कॉमन हो रहा है, आपने क्वेश्चन पूछा, यंग फीमेल्स में। पहला, लाइफस्टाइल, हाई फैट डाइट, अल्कोहल, स्मोकिंग, नली पैरास्टेट, शादी नहीं हुई है, हाँ। बच्चे नहीं हुए हैं, उसके ऊपर जेनेटिक फैक्टर्स भी। तो दीज आर द रिस्क मैं फैक्टर्स। तो आजकल तो ये हो गया बहुत सारे, आजकल ये ट्रेंड भी बन गया और आज से लोग, आजकल बहुत लोग नहीं भी चाहते कि वो शादी ना करें, वो बिल्कुल शादी भी नहीं करना चाहते। तो अब राइट। इसको ये एक खाली मतलब रीजन नहीं हो सकता ना कि एक ही फैक्टर नहीं है, हाँ। आप अल्कोहल और स्मोकिंग को भी मत मिक्स करिए। तो अगर मेट्रो सिटीज में जैसे मुंबई है, हाँ, दिल्ली है, यहाँ तो जी हाँ। पॉल्यूशन भी हद से ज्यादा है। यहाँ पॉल्यूशन हाँ, भी हद से ज्यादा है। बहुत सी महिलाएं हैं जो पॉल्यूशन का स्मोक और ये सब नहीं करती होंगी, तब भी उनको ये रीजन हो सकते हैं। नहीं, पॉल्यूशन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ेगा, कार्स लंग कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। हम्म। पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट ब्रेस्ट कैंसर पर नहीं आता, क्योंकि जो आप स्मोक करते हैं उसके टॉक्सिन्स आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी जाते हैं। तो क्या इसकी इसमें वजह पुरुषों को भी एक वो फैक्टर बनाया जा सकता है, जो से पुरुष घर हाँ में, हाँ जो पुरुष घर में स्मोक करते हैं, उसके हाँ, थ्रू, उस स्मोक के थ्रू महिला को अगर हो जाए तो? पैसिव स्मोकिंग, यस पैसिव स्मोकिंग। हाँ, ये भी। स्मोकिंग का देखिए असर होता है। हम्म। अब दो चीजें हैं, अगर एक फीमेल है जो सिर्फ स्मोक करती है, हम्म। दूसरी फीमेल अल्कोहल भी लेती है और स्मोक भी करती है, हम्म। तो उसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा। इसका हम्म। मतलब उस फीमेल में कई गुना रिस्क बढ़ जाएगा। हम्म। अल्कोहल के साथ अगर आप स्मोक करते हैं, इसकी वजह से कई गुना रिस्क बढ़ जाएगा। हम्म। दूसरा, अगर आपकी बॉडी ओबीस है या आपका फैट इंटेक बहुत ज़्यादा है, हम्म। फैट इंटेक, हम्म। इसकी वजह से भी बढ़ जाता है। तो ये कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जो मॉडिफाइबल हैं। अब मान लीजिए कोई जेनेटिक फैक्टर है, आप उसको मॉडिफाई तो कर नहीं सकते। हम्म। कोई म्यूटेशन आपकी फैमिली में आता चला जा रहा है, उसको हम्म। मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो चीज़ें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइफ़स्टाइल, हम्म। फैट, अल्कोहल, स्मोकिंग, हम्म। दीज़ आर द मॉडिफाइबल अच्छा, रिस्क ये फैक्टर्स। जैसे ये है कि पता कैसे चले, सिम्टम्स इसके क्या है? तो आपने सिम्टम्स जी, तो मुझे बता दिए पहले ही कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स है, लेकिन हाँ। दिक्कत ये है ना कि ये सिम्टम्स तो जब चीज़ें आगे बढ़ जाएँगी, एक स्टेज से दूसरे स्टेज चले जाए तब पता चलेगी ना, तो नहीं, उससे ऐसा नहीं बचने है, के लिए क्या करें? ऐसा नहीं है। देखिए, आपको जैसे ही लम्प पता चलेगा, हुँ। गाँठ पता चलेगी, हुँ। आप हमारे पास आ जाइए, पता चल जाएगा। तो ये लम्प तो ठीक? नॉर्मल भी हो सकता है ना? आजकल नॉर्मल भी नहीं, ऐसे। लम्प नॉर्मल नहीं होगा। लम्प हमेशा, कभी भी आपको ब्रेस्ट में गाँठ मिलेगी, ये हुँ। नॉर्मल नहीं होगा। अगर स्कूल गोइंग फीमेल है, 16 से 25 साल, हुँ। उस उम्र में अगर आपको ब्रेस्ट में गाँठ मिलती है, हुँ। ये गाँठ काफ़ी हार्ड नहीं होती। हुँ। ये होता है फाइब्रोएडेनोमा, जो कि एक बिनाइन डिज़ीज़ है। हुँ। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, आपको गाँठ मिल रही है, आपको निपल से डिस्चार्ज मिल रहा है, हुँ। ये सब सिम्पटम है, इसका मतलब ये मैलिग्नेंसी मतलब मतलब कैंसर के ये सिम्पटम। कन्फर्म है कि ये चीज़ें होंगी ही होंगी, अगर ब्रेस्ट कैंसर कम है से तो ये कम, चीज़ें। हाँ। हाँ, कम से कम। हुँ। और अगर आपको पता करना है कि आपको कोई सिम्पटम नहीं है, उसी समय पता चल जाए, तो उसके लिए हम मैमोग्राफी कराते हैं। हुँ। लेकिन ऐज क्या है, 45 इयर्स, हुँ। 45 साल में हम मैमोग्राफी स्टार्ट करते हैं। हुँ। तो इतना भी वरी करने की ज़रूरत नहीं कि सबको हो जाएगा। हुँ। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, हुँ। आपके रिलेटिव्स को हुआ है, मदर को, मौसी को, सिस्टर को, उस केस में आपको ज़्यादा कॉशियस रहना है। दूसरा, अगर आपकी उम्र 45 साल है, तो आपको मैमोग्राफी हर साल करवाना है। हुँ। तीसरा, हर महीने आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करते रहना है। हुँ। तो जी। कहीं क्या ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसे भी केसेस हैं जो फैमिली जेनेटिक रीज़न्स भी नहीं है, फैमिली में भी किसी को नहीं है और वो स्मोकिंग भी नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल कंज़म्पशन भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसे केसेस आ गए? हो सकता है। देखिए, कैंसर किसी को भी हो सकता है हुँ। और कैंसर के लिए एक सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर होता है, वो होता है ऐज। हुँ। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, हुँ। जैसे-जैसे, हुँ। कैंसर होने के चांसेज़ आप में बढ़ते जाएँगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि सबको हो जाएगा। हुँ। एडवांसिंग ऐज इज़ वन ऑफ द फैक्टर, हुँ। ठीक है? ये बहुत कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं कि सबको डर जाने की ज़रूरत है कि मुझे भी हो जाएगा। इट्स अ रेयर फिनोमेना। तो जहाँ कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करेंगे, हुँ। वहाँ होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है? नॉर्मल आदमी है, स्मोक नहीं कर रहा है, हुँ। ड्रिंक नहीं कर रहा है, बॉडी जिम जाता है, उसकी बॉडी भी मेंटेन्ड है, तो चांसेस निल के बराबर होंगे। ठीक है? लेकिन अगर उसकी उम्र 60 है, 65 साल है, 70 साल है, उस उम्र में होने के चांसेस होंगे। हुँ। और अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स है, तो हो सकता है आपको 40 साल में हो जाए, 45 साल में हो जाए। और जो रिस्क फैक्टर्स फीमेल्स में हैं, आपको मैं बता दूँ, वही रिस्क फैक्टर्स मेल्स में भी हैं। हुँ। हाँ, मेल्स में मील्स। भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हुँ। होते हैं, लेकिन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है, मेल्स 1%
ब्रेस्ट कैंसर मान लीजिए 100 केसेस में हुए तो 1% मेल्स में होगा, 99% फीमेल्स में तो होगा। मेल्स, अब जैसे मेल की बात शुरू हुई तो मेल्स में क्या सिम्टम्स होंगे? मेल्स में भी यही देखिए, ऐसा? मेल्स में ब्रेस्ट एज सच होता नहीं, हुँ, उनमें मेनली निपल ही होता है, हुँ, ठीक? हुँ, तो मेल्स में क्या होगा कि निपल्स का अल्सरेशन शुरू हो जाएगा, हुँ, या उसको ब्रेस्ट के आसपास गांठ शुरू, एक लंप या गांठ मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा, मेल्स में जो एज है वो 60 के आसपास है, हुँ, तो 45-45 के आसपास आपको फील नहीं होगा। 60 के आसपास होता है, 60 इयर्स के आसपास, और उनके पेशेंट में मतलब मेल्स में आपको गांठ मिलेगी या कभी-कभी निपल में अल्सरेशन हो हुँ, जाता है। तो किसी भी पेशेंट को जिसको पैल्पेशन में गांठ हुँ। मिल रही है, निपल में चेंजेस मिल रहे हैं, ऐसे लोगों को आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप जो सर्जन है उसको जाके दिखाइए एंड ही विल गाइड यू कि आगे कैसे तो प्रोसीड किया इसमें क्या स्मोकिंग और ये सब फैक्टर ऐसा कुछ नहीं है? इसमें जाए। अल्कोहल? है, अल्कोहल मेल्स में भी। जी, हाँ, क्योंकि देखिए अल्कोहल लेने की वजह से क्या होता है कि बॉडी में ईस्ट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है। जी। ईस्ट्रोजन का कंटेंट अगर बढ़ेगा, तो मैंने बताया था कि फीमेल्स में ईस्ट्रोजन अगर बढ़ता है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा ब्रेस्ट कैंसर का, हुँ, मेल्स में भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। हुँ, तो अल्कोहल में आपको, ब्रेस्ट कैंसर ही छोड़ दीजिए, मैं आपको ज़्यादातर मैलिग्नेंसीज़ बता रहा हूँ। ज़्यादातर मैलिग्नेंसीज़ के 2 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण हैं, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। और अगर आपने इन दोनों को कंबाइन किया तो इनका सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं। हुँ। ये अच्छा, मैं अब इस पे ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट इसका ये ब्रेस्ट कैंसर का देखिए, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या है? अवेलेबल है, हुँ, ठीक है? अभी जैसे मीडिया में न्यूज़ चल रहा है हिना खान का कि हुँ, स्टेज 3 है, पता नहीं बचेगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेज 3 का मतलब होता है लोकली एडवांस्ड। हुँ, लास्ट स्टेज का मतलब होता है 4th स्टेज, वो है मेटास्टैटिक। हुँ। ये लोकली एडवांस में, स्टेज को भी आप समझा दें मुझे, स्टेज भी हाँ, क्या स्टेज होता को भी मैं समझा देता हूँ। 4 स्टेजेस होते हैं मैलिग्नेंसी में। है? स्टेज 1 है अर्ली, हुँ, अर्ली, हुँ, हुँ। ठीक है? तो स्टेज 1, 2 उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। इसमें क्या-क्या जब स्टेज सिम्पटम्स होंगे? इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स सिम्पटम्स इसमें होंगे? ज़्यादातर निपल रिलेटेड सिम्पटम होंगे, गांठ होगी। हुँ, ब्रेस्ट का स्किन इन्वॉल्व नहीं होता, हुँ, एक्जिला में ज़्यादातर लिम्फ नोड नहीं मिलता, हुँ, ठीक है? स्टेज 3 में आपके ब्रेस्ट में स्किन चेंजेस शुरू हो जाएँगे, जैसे हुँ, आपको एडिमा मिलेगा, जो हुँ, प्यूटी ऑरेंज मैंने बताया था, हुँ, ऑरेंज की हुँ, तरह आपका हुँ, हुँ, एडिमा हो जाएगा। गाँठ जो आपको एक्जिला में मिलेगी, मतलब बगल में, वो हुँ, काफ़ी हार्ड हो जाएगी, हुँ, ठीक है? ये स्टेज 3 होता है। हुँ, स्टेज 4 का मतलब होता है मेटास्टेसिस, हुँ, जैसे बोन में चला गया, ब्रेन में चला गया, लंग्स में चला गया, लिवर में चला गया, तो ये सब 4th स्टेज है। अब ट्रीटमेंट देखिए, अगर पेशेंट जल्दी आ जाती है हमारे पास स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो उस केस में हम मैस्टेक्टोमी कर देते हैं। जी, अगर ट्यूमर ज़्यादा फैला नहीं हो, मतलब ब्रेस्ट उस तरफ का काट के हटाना पड़ता है। हुँ, ज़्यादा फैला नहीं हुआ है तो आप सिर्फ़ जो गाँठ है, गाँठ काट के निकाल दीजिए, थोड़ा-सा ब्रेस्ट का टिश्यू हटा दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट कंज़र्वेशन सर्जरी। हुँ, तो ब्रेस्ट ज़्यादातर हम प्रिज़र्व कर सकते हैं, हुँ। या अगर आपने मैस्टेक्टोमी किया तो उसके बाद हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट लगा सकते हैं, हुँ। फ्लैप लगा सकते हैं। नहीं, ये अब जैसे जो फर्स्ट स्टेज वाला आपने बताया कि फर्स्ट स्टेज के समय या सेकंड स्टेज के समय पेशेंट आपके पास आ जाए, तो आप हाँ, उसका सर्जरी करते हैं। जी, जी, तो सर्जरी में भी क्या वो हटाना पड़ेगा ब्रेस्ट को? पूरा ब्रेस्ट टिश्यू हटाते हैं। हुँ, अगर आप पूरा ब्रेस्ट टिश्यू हटा देंगे, पूरा निपल, एरियोला पूरा ब्रेस्ट टिश्यू हटा देते हैं, हुँ, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल या टोटल मैस्टेक्टोमी। हुँ, कुछ पेशेंट में हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं। ब्रेस्ट कंजर्वेशन मतलब पूरा ब्रेस्ट आपने बचा लिया, हुँ, जो लंप है, हुँ। गाँठ उसको काट दिया, थोड़ा-सा ब्रेस्ट का मार्जिन ले लिया उसके आस-पास। मतलब कि आस-पास लेकिन जो फैला हुआ हो वो उसको हाँ, बात कर हाँ, रहे वो पार्ट हटा दिया, हैं। और सर्जरी के बाद आपको रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, ताकि रिकरेंस नहीं हो, दोबारा से नहीं हो। हुँ, हुँ, ये स्टेज 1, स्टेज 2 के लिए है, स्टेज 2। ठीक है? हिना खान को है स्टेज 3। हुँ, अब स्टेज 3 में सबसे पहले क्या करते हैं, आपने देखा होगा उसने बाल-वाल काट लिए अपना। हाँ, क्यों? ये क्योंकि सबसे रीज़न पहले हम देंगे, हाँ, रीजन। सबसे पहले स्टेज 3 में अब मैलिग्नेंसी को डाउन स्टेज करने के लिए कीमोथेरेपी देना पड़ता है, हाँ, जो दवाई आप चढ़ाएँगे। हुँ, अब कीमोथेरेपी बहुत टॉक्सिक होता है। कीमोथेरेपी देने से आपको जो बाल है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, डायरिया कुछ लोगों को शुरू हो जाता है, हुँ, कुछ लोगों को इन्फेक्शन का रिस्क शुरू हो जाता है। हुँ, मेन मैनिफेस्टेशन आपको जो दिखता है सामने से, बाल झड़ना शुरू हो जाता है। हुँ, तो इसीलिए बहुत सारे पेशेंट या तो खुद पहले से ही बाल काट लेते हैं। हुँ, तो जब आप कीमोथेरेपी देते हैं, ये ट्यूमर सेल को मारेगा, हुँ, साथ में उसको डाउन स्टेज कर देगा, मतलब उसको छोटा बना देगा। हुँ। तो मतलब ये इसके बाद कीमोथेरेपी से और भी चीज़ों पे इफ़ेक्ट लेकिन पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जो ट्यूमर सेल को मारेगा वो नॉर्मल सेल को भी मारता है। हुँ,
तो बाल उसका साइड बाल इफ़ेक्ट मतलब सिम्पटम्स जब आ रहे हो तब बाल झड़ने का और इन सब चीज़ों का कोई वो हाँ, पॉइंट नहीं क्योंकि है। आपकी बॉडी के वो जितने हाँ, भी नहीं जब डिवाइडिंग सेल्स मेरा हैं कहना है कि जब सिम्पटम्स पता चले तब बाल और ये सब का कोई सिम्पटम बाल से कोई सिम्पटम्स पता नहीं, नहीं नहीं, चलेंगे। उससे कोई लेना-देना ओनली नहीं है। वो तो कीमोथेरेपी के कीमोथेरेपी जब आप देंगे, हाँ, कीमोथेरेपी के बाद पता चलेगा। हाँ, कीमोथेरेपी के बाद ये स्टार्ट होता है। हाँ। तो आपने कीमोथेरेपी दिया, हुँ, वो जो ट्यूमर है उसको डाउन स्टेज कर दिया मतलब छोटा कर दिया, तो हुँ, ट्यूमर थोड़ा छोटा हो जाएगा। हुँ, इसके बाद हम फिर से एमआरएम करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी हुँ, मतलब पूरा ब्रेस्ट टिश्यू निकालेंगे, हुँ, साथ में जो बगल है एक्जिला, हुँ, इसमें जो लिम्फ नोड है उसको भी निकालते हैं हम। हुँ, और इसको करने के बाद, सर्जरी के बाद आपको रेडियोथेरेपी भी देना पड़ता हुँ, है। तो 3 चीज़, सबसे पहले आपने दवाई चढ़ाई हुँ, कीमोथेरेपी, हुँ, उसके बाद आपने सर्जरी किया, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, ब्रेस्ट हुँ, पूरा निकाल दिया, हुँ, एक्जिला के जो लिम्फ नोड है उनको भी निकाल दिया हुँ, और सर्जरी के बाद दोबारा ना हो जाए हुँ, इसलिए रेडियोथेरेपी भी देते हैं। हुँ, ये स्टेज 3 है, हुँ, ठीक? उसके बाद होता है स्टेज 4 जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट स्टेज। जी, कॉमन पब्लिक में ये परसेप्शन है कि लास्ट स्टेज मैलिग्नेंसी है तो इसका मतलब ये पेशेंट बचेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जी, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो 4th स्टेज में आते हैं, बोन में मेटास्टेसिस है। 10 साल पहले सर्जरी हुई थी, अभी भी पेशेंट ज़िंदा है, हुँ, ठीक? तो ऐसा परसेप्शन नहीं बना लेना कि कोई भी पेशेंट नहीं बचता। ये डिपेंड करेगा कि आप कब आए थे, हुँ, आपको कैसा ट्रीटमेंट मिला है और आप रेगुलरली दिखाने गए हैं कि नहीं। बहुत सारे केसेस में होता क्या है, सर्जरी के बाद सर्जन बुलाता है कि हर 6 महीने पे आइए, फ़ॉलो-अप के लिए, पेशेंट आता ही नहीं। उसको लगता है बीमारी ठीक हो गई, बीमारी ठीक नहीं हो जाना गई। है। ऐसा नहीं है, आपको हर 6 महीने पे दिखाने जाना है शुरू में, उसके हुँ, बाद वो इंटरवल बढ़ा देगा, बोलेगा 1 साल पे दिखाइए, हुँ, फिर आएगा बोलेगा 2 साल पे दिखाइए। हुँ, तो फ़ॉलो-अप बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि आपको हो सकता है सिम्पटम्स समझ में ना आए, दोबारा अगर हो जाएगा तो, हुँ, सर्जन को पता चल जाएगा। तो सर्जरी मतलब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद फ़ॉलो-अप, हुँ, प्रॉपर केयर ये सब इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ, वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन्स हैं इंडिया में। हुँ, तो ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट के लिए आपको बाहर ही जाना है। इस समय इंडिया में कीमोथेरेपी ले लीजिए, रेडियोथेरेपी के ऑप्शंस ले लीजिए, हुँ, सर्जन्स ले लीजिए। कुछ सर्जन सिर्फ़ ब्रेस्ट ही ऑपरेट करते हैं, हुँ, सिर्फ़ एक ही मैलिग्नेंसी। तो हमारे पास इस समय मतलब बेस्ट डॉक्टर्स हैं इंडिया में इसके लिए। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा और दिल्ली, मुंबई में इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, हर तरह की फैसिलिटी चीपेस्ट प्राइस पे एज़ अर्ली एज़ अवेलेबल। हुँ। मतलब मान लीजिए आप पेशेंट आज एडमिट हुआ, 1 या 2 दिन के अंदर उसकी पूरी प्रोफाइलिंग हो जाती है, 3rd डे या 2nd डे से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो इसके बाद क्या कहते हैं नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, थोड़ा-सा तो फ़र्क पड़ेगा हुँ, क्योंकि फीमेल्स में ब्रेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ इमेज, उनकी इमेज के साथ जुड़ा होता है। हुँ, तो इसके लिए क्या होता है कि एक बार सर्जरी हो जाए, हुँ, उसके बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हुँ, जैसे आज के टाइम में सिलिकॉन इम्प्लांट है। हुँ, एक बार सर्जरी हो जाती है तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं हम लोग सिलिकॉन इम्प्लांट के साथ। हुँ, कुछ पेशेंट में हम बॉडी का ही एक टिश्यू लेके मतलब कुछ मसल्स लेके ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। हुँ, तो या तो बॉडी के टिश्यू से रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है हुँ, या सिलिकॉन इम्प्लांट से। हुँ, तो दोनों तरह से रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। सर्जरी का स्कार तो रहेगा स्किन में, हुँ। लेकिन ब्रेस्ट का शेप अटेन हो जाता है। तो बाद में उसके बाद अगर शादी और ये सब हो रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग और ये सब तो नहीं, उस फिर ब्रेस्ट से नहीं हाँ, करा सकते। दूसरे देखिए, आपका क्वेश्चन मैं बताता हूँ। आपने बताया कि शादी, हुँ, तो ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है, हुँ, ये 45 साल के बाद होता है। हुँ, तो ऑब्वियसली उनकी मैरिज की एज तो वैसे निकल गई। हुँ, यंग फीमेल्स में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं हुँ, ब्रेस्ट कैंसर के, अनटिल एंड अनलेस उनमें जेनेटिक म्यूटेशन हो या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो। हुँ। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस आपको 50 के बाद मिलेंगे, कम केसेस 40 से 50 में मिलेंगे, बहुत कम 30 से 40 में, और 30 के नीचे इट्स वेरी वेरी रेयर। ठीक। जी। ये एक सवाल कि क्या इसका ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन के हो सकता है? क्योंकि ऑपरेशन से तो लोग डरते हैं। ऑपरेशन से तो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और जैसी चीज़ें आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। कीमोथेरेपी तो मैं भी पढ़ रहा था, थोड़ा इसकी जानकारी ले रहा था। तो अभी जो हिना खान जी जो ट्रीटमेंट ले रही हैं वो कीमोथेरेपी ही है उनकी। तो बिल्कुल। उसके बाद बा आगे के प्रोसीजर चलेंगे। तो जी। इससे तो लोग घबराते ही हैं। एक सर्जरी हो गया और फिर उसके जो आप जो बता रहे हैं कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बॉडी पे चेंजेस होंगे। तो जी। मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें
अब पूरी फैमिली उसी में इंक्लूड हो जाएगी। इन्वॉल्व क्या रहती है। जी, आयुर्वेद और होम्योपैथी इन सब में भी बिल्कुल भी नहीं। ट्रीटमेंट एक नहीं है। देखिए, कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद अगर हम देखें तो वो प्रिवेंशन है। हुँ, प्रिवेंशन मतलब होगा नहीं। हुँ, वो लोग बोलते हैं योगा करिए, हुँ, डाइट अच्छी लीजिए, हुँ, स्मोक मत करिए। आप हुँ, ये मत करिए, ज़्यादा चांस है आपको नहीं होगा। हुँ, लेकिन आपको हो गया, हुँ, उसके बाद यही एक ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा आपने बताया, हर केस में कीमोथेरेपी नहीं देते हैं। हुँ, अगर कोई पेशेंट बहुत अर्ली स्टेज में आ गई हुँ, या उसको पता भी नहीं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, हुँ, मैमोग्राफी कराने गई, उसमें पता चल गया, मतलब बहुत अर्ली स्टेज है। उसमें हल्का-सा इंसिजन लगा के सिर्फ़ आप लंप निकाल लेते हैं। हुँ, तो पूरा ब्रेस्ट टिश्यू मेंटेन्ड रहता है, हुँ, एज़ सच रहेगा। बाकी आप सिर्फ़ लंप निकाल लेंगे, उसके बाद रेडियोथेरेपी देते हैं, तो उसमें कोई ख़ास गड़बड़ नहीं होगा। हुँ, मतलब डिपेंड करेगा पेशेंट आपके पास कौन-सी स्टेज में आई। हुँ। हाँ, इससे बचने बोलिए। के लिए अब महिलाएँ महिलाएँ करें क्या? आप बस मुझे ये क्लियर करें, इससे बचने के लिए मोस्ट हेल्थ इम्पोर्टेंट, लाइफ़स्टाइल और ये सब चीज़ें। हेल्थ में इम्पोर्टेंट क्या है? हाई फैट डाइट नहीं लेना है, बॉडी वेट मेंटेन रखना है। हुँ, दूसरा, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अल्कोहल का कंज़म्पशन कम से कम, हो सके तो नहीं के बराबर। हुँ, स्मोक नहीं करना है। हमारी तरफ से आप 3 चीज़ें कर सकती हैं। हुँ, और अगर आप मैरिड फीमेल हैं, आपका बच्चा है, कोशिश करिए पूरे 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग कराने का। जी, लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। हुँ। दीज़ आर द मेथड्स व्हिच वी कैन डू। अच्छा, मतलब ये हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। अच्छा। और कब से स्क्रीनिंग की जो स्क्रीनिंग कराना वो शुरू कर दें? 45 ईयर्स, यंग 45। मैं अभी अभी के समय से बोल रहा हूँ कि अभी जो नहीं, केसेस आ वो रहे हैं, तो क्या स्टैंडर्ड लड़कों को गाइडलाइंस है पूरे वर्ल्ड की फीमेल्स के लिए, हुँ, सबके लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है। हुँ, स्क्रीनिंग 45 साल पे शुरू होगी, 45 ईयर्स पे, और हर साल हुँ। आपने एक बार स्टार्ट कर दिया 45 पे मैमोग्राफी कराना, उसके बाद हर साल कराइए। और सेल्फ टेस्ट जो यंग गर्ल्स हैं और ये सब सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली, हुँ, खुद से एग्जामिनेशन, जब भी आप हुँ, नहाने जाएँ मिरर में अपना ब्रेस्ट देखिए, हुँ, निपल का पोजीशन देखिए, सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, हुँ, पता चल जाएगा आपको कोई भी एब्नॉर्मैलिटी। दूसरा, हुँ, कोई भी चीज़ जो पहले नहीं थी, हुँ, बाद में डेवलप हो रही हो, आपको फटाक से पता चल जाएगी। हुँ, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हुँ, और अगर आपको लगता है कुछ दिक्कत है, हुँ, इट इज़ बेटर कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप अपने क्लिनिशियन को दिखाइए। दूसरा मैं बता दूँ, यंग फीमेल्स में, जैसे स्कूल गोइंग फीमेल्स में भी कभी-कभी गाँठ मिलती है, हुँ, वो बिनाइन है, हुँ, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी आपको दिखाना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हर ब्रेस्ट में अगर कोई भी गाँठ है तो मैलिग्नेंट है, हुँ, हमेशा कैंसर है, नहीं। ब्रेस्ट से कोई भी अगर डिस्चार्ज आ रहा है, वो हमेशा कैंसर का साइन है, नहीं। हुँ, ज़्यादातर केसेज़ में कैंसर का साइन नहीं है। हुँ। इसीलिए अपने बेसिस पे आपको डिसाइड नहीं करना कि नहीं, मैं अपने बेसिस पे डिसाइड करूँ, जितना जल्दी हो सके, यू गो एंड गो फॉर द क्लिनिशियन, वो आपको एग्ज़ामिन करके कुछ इन्वेस्टिगेशन करके बता देगा कि जी, क्या डायग्नोसिस है। जी। एक एक चीज़ और मैंने लिखा हुआ था मैं पूछा नहीं। क्या उसमें पेन फ़ील होगा ऐसा कुछ? देखिए, ज़्यादातर केसेज़ में पेन नहीं होता। हुँ, अगर कार्सन कैंसर है, हुँ, अगर ये मैलिग्नेंसी है, तो ज़्यादातर केसेज़ में पेन नहीं होगा। अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो बताता हूँ। आप अपने आस-पास देखेंगे 30 से हुँ, 40 साल की उम्र की फीमेल्स जिनकी शादी हो चुकी है, हुँ, जिनके बच्चे भी हैं, हुँ, आपसे कंप्लेन करेंगी कि पीरियड्स के टाइम में उनको दोनों ब्रेस्ट में दर्द होता है हुँ, और दोनों ब्रेस्ट से कई सारे डक्ट से, निपल से डिस्चार्ज आता है। ये होता है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। हुँ, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये एक बिनाइन कंडीशन है, मतलब ये कैंसर नहीं है। हुँ, सो इट्स अ कॉमन कंडीशन। ये खुद से ठीक हो जाता है, कुछ दवाइयाँ लेने से भी ठीक हो जाता है। हुँ, जिसमें दोनों ब्रेस्ट में पेन होता है, हुँ। डिस्चार्ज होता है। ब्रेस्ट कैंसर में यूजुअली जो गाँठ होगी उसमें दर्द नहीं होता। तो ये पेन क्यों नहीं हो रहा है? नॉर्मल तो पेन होना चाहिए ना अगर किसी भी नहीं चीज़ है। आपकी बॉडी में ऐसी चीज़ें हो ज़्यादातर रही मैं बता दूँ, देखिए, ज़्यादातर जो कैंसर की गाँठें होंगी, हुँ, उनमें शुरू में पेन नहीं होता। हुँ, और जब ये गाँठें आस-पास का स्ट्रक्चर पकड़ लेती हैं, हुँ, ये एक नर्व होती है बॉडी में, किसी हुँ। नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो दर्द होगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो मैलिग्नेंट, मतलब कैंसर वाली गाँठें होती हैं ज़्यादातर, उसमें दर्द नहीं होता। तो लेकिन ख़ास बात, हुँ, ये काफ़ी हार्ड होती हैं। हुँ, जैसे लकड़ी का बोर्ड है, आप हुँ, उसको हुँ, फ़ील करिए, हुँ। इतना हार्ड होता है ये। तो क्या अगर पेन नहीं हो रहा है तो इसको भी एक सीरियस केस लेना चाहिए? अगर गाँठ है, वही सबसे सीरियस बात है। गाँठ को तो सीरियस लें लेकिन अगर वो पेन नहीं हो सबसे, रहा है तब तो वो हाँ, सीरियस है ही। वो सीरियस है येस आपको बिल्कुल, डायरेक्ट और वो एग्ज़ामिनेशन कड़ा है।
अगर वो कड़ा है, बहुत हम्म, ज़्यादा कड़ा है, फील हम्म, हो रहा है बहुत ज़्यादा कड़ा है, हम्म। इसका मतलब सीरियस है। और मेंस में भी यही प्रोसेस चलता है, मेल्स ऑपरेशन में और ये एक्चुअली सब। ब्रेस्ट होता नहीं, हम्म, फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ, वो सिर्फ आखिरी डक्ट ही के होती स्टेज है, में बोल रहा हूँ। टिश्यू नहीं होता। तो हम्म, इसलिए मेल्स में डिटेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। हम्म। दूसरा, मेल्स के मन में ऐसी भावना होती है, किसी भी मेल को पूछिए कि तुमको क्या हो जाएगा, तो वो सारी बीमारियाँ अपने अंदर इमेजिन कर लेगा, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर कभी इमेजिन नहीं करेगा। ये सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। हाँ। इसका मतलब अगर मेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है भी और उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया, हम्म। तो कभी डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं। नहीं, मैंने भी नहीं इमेजिन नहीं किया था। मैं जब आपसे इसीलिए नहीं, इंटरव्यू करने से आप पहले मैं ये इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तब मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। कोई भी मेल इस धरती पे है, हम्म, वो कभी इमेजिन नहीं करेगा कि उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा। उसको सब कुछ इमेजिन कर सकता है वो, हम्म, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर कभी इमेजिन नहीं करता। हम्म, इसलिए उसको अगर ब्रेस्ट के आस-पास कुछ दिक्कत है, वो हम्म, कभी दिखाने ही नहीं जाता। मैं हम्म, आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ रियल। हम्म, एक हमारे पास पेशेंट आया 60 साल का, हम्म, उसका निपल डिस्ट्रॉयड था, यहाँ अल्सर था। हमने हम्म। पूछा कि क्या हुआ तुमको? तो बोला कि सर मेरा पोता खेल रहा था, यहाँ गिर गया, चोट लग गई इसलिए यहाँ घाव हो गया। अब सोचिए, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है। जी। और फिर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया तो ब्रेस्ट कैंसर है क्योंकि यहाँ अल्सर बन चुका है। हम्म, ये सिचुएशन है। तो इसीलिए किसी भी तरह की गाँठ चाहे मेल है, फीमेल है, हम्म, अगर आपको यहाँ फ़ील होती है, बेटर है आप जल्दी से जाके एक क्लिनिशियन या सर्जन को दिखाइए। हम्म। वो आपको बता देगा क्या दिक्कत है, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ़स्टाइल में थोड़ी घबराने की चेंजेस दिक करें। अगर नहीं बिल्कुल, है तो लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करें, क्योंकि आज के समय में लाइफ़स्टाइल तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है सबकी। बिल्कुल। हाँ। नींद और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट स्ट्रेस का दूसरी मैलिग्नेंसीज़ पे इफ़ेक्ट है। हुँ, ब्रेस्ट कैंसर पे स्ट्रेस का कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है। हुँ, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्ट्रेसफुल लोग होते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हुँ, करते हैं, हुँ। तो वो जिनका कहीं न कहीं से स्ट्रेसफुल तो स्ट्रेस तो आ ही जा वो रहा है। इसके साथ रिलेटेड है, अब यस। पता भी चल जाए, अब जैसे मील्स की हम लोग बात कर रहे थे, अब मील्स में ही मील्स जो भी ये वीडियो देखेंगे, उसमें अगर पता भी चल जाए तो आधी मील्स की टेंशन बढ़ जाएगी कि क्या हमें भी हो सकता है। और स्मोकिंग वो यस, कर ही रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन है ही। अभी नहीं बिल्कुल। होगा तो जैसे आपने एज बताई कि 60 के बाद होगा, तो 60 के बाद हो जाएगा। तो इससे लेकिन बचने इतना की। कॉमन नहीं है, हुँ, इतना कॉमन नहीं, इट्स वेरी, वेरी रेयर। हुँ, मेल्स में इट्स वेरी रेयर। हुँ, अगर 100 केसेज़ आपको मिलते हैं, हुँ, तो 99 फीमेल्स में मिलेंगे, मेल्स में सिर्फ 1% में हुँ, होने के चांसेस होते हैं। सो इट्स वेरी रेयर। हुँ, मतलब किसी को भी अगर यहाँ गाँठ मिल रही है, हुँ, आप दिखा लीजिए, हुँ, इग्नोर मत करिए। हुँ। हाँ, नहीं, मैं एक चीज़ मैंने समझा कि इससे ये जो कैंसर हुआ, इससे पूरा परिवार तो प्रभावित होगा ही। और बिल्कुल आपने सही। बोला कि स्मोकिंग करने वाला और ये सब चीज़ें फैक्टर मैटर करती हैं। अब उसी में मेल्स अगर जो घर में कर रहे हैं, वो भी अफ़ेक्ट करेगा महिलाओं को। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अल्कोहल कंज़प्शन और ये सब चीज़ें तो अफ़ेक्ट कर ही रही हैं। और सबसे बिल्कुल, अच्छा है, अगर आपको नहीं है, तो आप योग, प्राणायाम और ये सब करिए और अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन रखिए, तो सेफ़ है। और वो अगर प्रिवेंटिव हाँ, और एस्पेक्ट है। हो गया तब तो फिर आपने सॉल्यूशन बता ही दिया कि ट्रीटमेंट लेना ट्रीटमेंट, है, हाँ। और बिल्कुल, ट्रीटमेंट जी। इसका संभव है, कोई घबराने की बात नहीं है। संभव है और आप यकीन नहीं करेंगे, एक मिसपरसेप्शन है लोगों में। लोगों को ऐसा लगता है कि लास्ट स्टेज कैंसर का है तो आदमी नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है। हुँ, मैंने खुद बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें कैंसर फैल चुका था। हुँ, 10 साल पहले उनकी सर्जरी हुई, वो रेगुलर फ़ॉलो-अप में आते हैं, अभी भी पेशेंट है। हुँ। और आप यकीन नहीं करेंगे पेशेंट की उम्र है 65 प्लस। और उनको सोचिए, हुआ किस उम्र में था? 55 की एज में, 55। 55 साल हाँ, की उम्र 10 में साल हुआ था। चीज़ें, हाँ, जी। 10 साल अभी भी, हुँ, और शी इज़ फिट, हुँ, मतलब चलने में, फिरने में कोई दिक्कत नहीं। हुँ। तो ये हाँ, तो जैसे नॉर्मल है। अभी हाँ, हाँ, मतलब उतनी नॉर्मल नहीं लेकिन कंफर्टेबली शी इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ़। हुँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हम न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, वक़्त देने के लिए। बहुत दिन आगे बढ़ते गए, लेकिन अ, आशा करेंगे कि ये वीडियो बहुत से लोगों की टेंशन दूर कर देगा और बहुत से लोगों को जागरूक भी करेगा कि जी, क्या चीज़ें मेंटेन करके चलनी है, क्या चीज़ें अफ़ेक्ट कर सकती हैं। और मील्स पे भी जो हमने बात की, वो थोड़ा-सा मील्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके स्मोकिंग और इन सब चीज़ों से भी आपके परिवार में आपकी जो वाइफ़ है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको अफ़ेक्ट कर सकता है।